मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने केशवानंद भारती केस की चर्चा की थी और ये बताया था कि उस केस में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। उन सिद्धांतों में से एक एलिमेंट, एक तत्व सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की हमने चर्चा की थी। आज हम संविधान के डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कैरेक्टर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी प्रस्तावना अगर संविधान का पढ़ेंगे तो उसमें ही मेंशन किया गया है, उसमें ही शुरुआती दौर में ही कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम यानी प्रभुता संपन्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का संकल्प करते हैं। बाद में सेकुलर शब्द जोड़ा गया और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, जिसकी चर्चा मैंने पिछले बार की थी। यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वहीं से शुरू होता है और संविधान के जो अन्य हमारी आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं उसमें उसकी विशद व्याख्या की गई है। तो केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि संविधान का संशोधन जो अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है वो लिमिटेड है, वह बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकता। यानी उसे संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान उसमें दिया हुआ है, पार्लियामेंट को जो शक्ति दी हुई है, संविधान में जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, लेकिन एब्रोगेट नहीं कर सकते। क्योंकि पूरे संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना में जो संकल्प दिए हैं, इस देश ने जो संकल्प लिए हैं संविधान के माध्यम से, जिस तरह का देश बनाने की कल्पना की गई है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसी क्रम में जब बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आया मित्रों, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या कहा गया है, हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। किसी भी डेमोक्रेसी की आत्मा है चुनाव, और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। केशवानंद भारती केस के बाद 75 में जो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का महत्वपूर्ण केस आया था, आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी का चुनाव जब रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो बाकायदा संविधान में संशोधन करके और उनके पूरे के पूरे चुनाव को वैलिडेट कर दिया गया था। किंतु मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसकी आत्मा है। बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हम डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारे संविधान में इलेक्शन को लेकर के एक पूरा पार्ट 25 दिया हुआ है, और उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक पूरा विशद विवरण दिया हुआ है। 324 की चर्चा हमने एक बार इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ है। एक इलेक्शन कमीशन होगा जो स्वतंत्र होगा, स्वायत्त होगा, पावरफुल होगा। वो पूरे देश में जो निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है उसके सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल और सुपरविजन का अधिकारी होगा। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उनको इतनी शक्ति है कि उन्हें हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। यानी महाभियोग चला करके ही, संसद में महाभियोग चला करके किया जा सकता है। आज तक किसी के ऊपर, किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर महाभियोग नहीं चले। जजेस के ऊपर भी बहुत कम चले, एक मामले में चला था और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है। तो इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत उनको दी गई है। और ये भी कहा गया कि उनके साथ कुछ सरकार चाहे तो इलेक्शन कमिश्नर्स बना सकती है। इलेक्शन कमिश्नर सरकार ने बनाए हैं, और ये पूरा का पूरा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स मिल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण करते हैं। उनकी जो सर्विस कंडीशंस वगैरह हैं, उनकी जो टेन्योर इत्यादि की बात है, ये सारा का सारा संसद को कानून बना करके नियमित करना है। उन्हीं को तय करना है कि कानून क्या होगा, और संसद ने कानून बनाए हुए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना किया था कि जिनका भी इसमें सिलेक्शन होगा, जो भी प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित होगी उसके अनुसार जो भी सिलेक्शन किए जाएंगे, वह ऐसे लोगों का किया जाएगा जिनकी बिल्कुल ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं हो, और जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, निर्भीकता पूर्वक निर्णय ले सके। और यही नहीं, जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। बार किया गया कोर्ट को
जो अनुच्छेद 329 है उसके तहत बार किया गया है। और उसी पार्ट में जो आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 है, उसमें हमारे आप जैसे नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को जो वयस्क हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। और जो चुनाव में खड़े हो सकते हैं उसके लिए संसद कानून बना करके निर्धारित कर सकती है क्या क्वालिफिकेशंस होंगे। और आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट बने हुए हैं, उसके तहत चीज़ें निर्धारित होंगी। और जो उसी संविधान में पार्ट दूसरा पार्ट है जिसको हम पार्ट 26 कहते हैं, उस 26 में जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे भाई हैं उनको संसद और विधानसभाओं में रिजर्वेशन दिया गया है। उसमें रिजर्वेशन बाकायदा संवैधानिक बाध्यता कह सकते हैं, संवैधानिक उसको मंजूरी दी गई है। और यहाँ तक कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है जो बहुत ही अल्पसंख्या में होती है, ये कहा गया है कि यदि उनकी संख्या अगर लोकसभा में बहुत कम हो तो राष्ट्रपति महोदय चाहें तो वे नॉमिनेट कर सकते हैं। असेंबलीज में गवर्नर को शक्ति दी गई है। और आप जानते हैं कि कोई एंग्लो इंडियन तो चुनाव से जीत करके आमतौर से आते नहीं हैं, क्योंकि उनकी संख्या इतनी कम है कि उनको कोई टिकट भी पार्टियां नहीं देती, इसलिए नॉमिनेट करके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी दिया गया। यानी कितना ध्यान रखा गया, इस देश की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा हमारे संविधान में की गई है, प्रावधान किए गए। दूसरा है रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिकन का क्या मतलब हुआ, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, उसका इलेक्शन होगा। उसके लिए बाकायदा एक चैप्टर है, पार्ट 5 कहेंगे हम उसको। उसमें अनुच्छेद 52 से लेके 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा विशद विवेचना दी हुई है कि जो यूनियन है, जो हमारा संघ है, जो हमारा केंद्र है, उसकी जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, वह राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति स्वयं निर्णय लेगा। राष्ट्रपति जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके एड एंड एडवाइस पर निर्णय लेगा। इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत। एक किसी व्यक्ति में सारी शक्ति नहीं दी गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर उनको सलाह देते हैं तो सलाह को वो ध्यान से देखेंगे, सलाह से सहमत होंगे तो सलाह को मानेंगे, वरना फिर उसको लौटाएंगे। जो उनकी क्वेरीज होंगी इस आधार पे वे क्वेरीज करेंगे। ऐसा थोड़ा है जो संविधान ने कहा कि नहीं मत मानिए, आपकी मर्जी। डेमोक्रेसी में मर्जी नहीं चलती। डेमोक्रेसी में जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख करके हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सभी को काम करना होता है। संविधान में ही उनके चुनाव की पूरी प्रक्रिया निर्धारित है। जो पार्लियामेंट और असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जैसा भी हमने आपको बताया था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इत्यादि, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही उसमें वोट दे सकते हैं। और संविधान में ही बताया गया है कि इलेक्टेड मेंबर्स का जो वोट है वो कैसे कैसे होगा, असेंबलीज का कैसे होगा और लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का कैसे होगा। तो इस प्रकार से हमारे संविधान ने इस रिपब्लिकन फॉर्म की विशद व्याख्या संविधान में ही कर दी है। राष्ट्रपति को क्या काम करने हैं, कौन से काम एड एंड एडवाइस पर करेंगे, कौन से काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ये भी उसमें दिया हुआ है। कुछ काम ऐसे हैं, वे हमारे सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो सारे आदेश स्वयं पारित करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। उसके लिए हमारी सेनाएं बनी हुई हैं, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है, तो मिलजुल करके चीज़ें चलाई जाती हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया संविधान में दी गई है और राष्ट्रपति इलेक्टेड होंगे। उपराष्ट्रपति के भी इलेक्शन की प्रक्रिया है, उसे संसद के दोनों सदनों के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वे उनका चुनाव करेंगे। और अगर राष्ट्रपति महोदय किसी वजह से उनका पद खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति महोदय संभालेंगे पद को, यानी वैक्यूम नहीं रहेगा। ये व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है मित्रों। इसलिए जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे बुनियादी ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जोड़ा गया है और इसे संविधान संशोधन करके संसद नहीं बदल सकती, एब्रोगेट नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। ये बहुत स्पष्ट रूप से केशवानंद भारती केस और बाद में जो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हुए वहाँ उसमें स्पष्ट कर दिया गया। बहुत सारे नए नए फीचर्स भी
जुड़े हैं, जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से यह भी कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के जो फीचर्स बताए जा रहे हैं ये महज उदाहरण स्वरूप हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है, दे इलस्ट्रेटिव। और इस पर काफी बहस हुई और कहा गया कि यह स्थिति विशेष को देख करके तय होगा कि जो कानून बने हैं वे कानून बुनियादी ढांचे के विरुद्ध बने हैं, उनका उल्लंघन हुआ है अथवा उनका उल्लंघन नहीं हुआ है। और ये कहा गया है कि प्रेमबिल की रोशनी में पूरे संविधान की व्याख्या को देखने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से काफ़ी बहस मुआयसे के बाद सिद्धांत आया है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी सरकार बनेगी इस बुनियादी ढांचे का आदर करेगी, या जो भी भविष्य में बनेगी, तत्काल बनी है, सभी आदर करेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि संविधान के बुनियादी ढांचे से कोई छेड़छाड़ हो। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर लाभान्वित करें। यदि आप असहमत भी होंगे तो आप अपनी बातें मुझे टिप्पणियों के माध्यम से लिख करके भेजेंगे ताकि मैं देख सकूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।